बढ़ेंगे आगे। मालपुरा से बड़ी खबर, टोंक के मालपुरा से खबर मिल रही है, जहां पर डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। मांग को लेकर अब लगातार सर्व समाज प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 800 परिवारों का पलायन हो चुका है। हिंदुओं के पलायन को रोकने की ये मांग है। सर्व समाज ने इकट्ठा होकर रैली निकाली, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अब मांग की जा रही है कि इसके लिए एक एक्ट बनना चाहिए। मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्व समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जानकारी ये भी कि अब तक 800 लगभग परिवारों का यहां से पलायन हो चुका है। मालपुरा के सभी समाज के लोगों द्वारा जो यहाँ पलायन की जो समस्या है उसको लेकर एक उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है, सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। जो डिस्टर्ब एरिया जो एक्ट है उसके हिसाब से उन्होंने लागू करने की मांग को लेकर किया है। तो अभी हम देखते हैं उसमें जो भी है उसको भिजवा देंगे। देखो, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि मालपुरा में सन 1950 से लेकर आज तक लगातार लगभग 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। हमने सन 2021 में 132 दिन पलायन के इस आंदोलन के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। अनशन चला, लगातार धरना चला 132 दिन तक और हमने आंदोलन किया। उस आंदोलन के दरमियान हमने जो पहला ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में हमने इस बात का खुलासा किया कि आखिर मालपुरा में पिछले 75 वर्षों में 600 से 800 हिंदू परिवारों का पलायन क्यों हुआ। मालपुरा के अंदर आजादी के बाद से लेके अब तक लगभग ऐसा 700 से 800 परिवार जो सीमावर्ती जिसे इलाका कहा जाता है, जहाँ पे दो समुदायों की जो निकटवर्ती बस्ती है ना, सीमा मिलती है, वहां से लगभग ऐसा 700-800 परिवारों ने वहां से शिफ्ट होकर, वहां से पलायन करके नई कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए। उसका मूल कारण ये होता है कि आप जो बस्तियां हैं उनके आसपास उनका खान पान, आचार विचार, ऐसा पूजा पाठ के तरीके सब विभिन्न है। और मालपुरा के अंदर आजादी के पास से लेकर लगभग 60-70 से ज्यादा यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। उन सबको लेकर एक आम जन के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उससे बचने के लिए सारे लोगों ने नई कॉलोनी में शिफ्ट कर लिया। इसी वजह से पलायन की स्थितियां मालपुरा के अंदर बन रही है। डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इसीलिए की गई है कि धीरे धीरे पलायन जो पिछले करीब लगातार 70 से 75 वर्षों से लगातार जारी है, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले करीब 20 वर्षों से तो बहुत ही ज्यादा, जब 2006 का जो यहाँ पे विवाद हुआ उसके बाद तो बहुत ज्यादा पलायन हो गया है। करीब 600 से 800 परिवारों का पलायन हो चुका है और जिसमें हमारे जो है हिंदू सनातन धर्म के कई मंदिर भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि समाज के लोग ही उस बस्ती से पलायन कर चुके हैं। तो वहां से जो उनके मंदिर थे वहां से मूर्तियां और भगवान भी कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो चुके हैं। तो हिंदुओं के पलायन को रोकने की मांग की जा रही है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रविश, देखिए, मालपुरा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, जरा समझाइए ये एक्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, पूरी जानकारी दीजिए। अर्चना, अगर हम मालपुरा की बात करें, डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है लगातार उठती रही है। इससे पहले लगभग 4 महीने आंदोलन चला था। उसके बाद एक बार फिर से सर्व समाज ने जो है एक ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट की मांग मालपुरा से क्यों उठ रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह आजादी से बाद से लेकिन अब तक का इतिहास है, मालपुरा कहीं न कहीं अति संवेदनशील है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अब तक लगभग 70 मामले जो है सांप्रदायिक दंगों के जो है मालपुरा के थानों में दर्ज हुए हैं। 1950 से लेकर अब तक 42 लोगों ने सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान गंवाई है इसी मालपुरा पे। जहां बात करें 1992 के दंगे की बात, लगभग जो है 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2000 के अंदर लगभग 12 लोगों ने जान गंवाई। उसके बाद उससे पहले जो है 1950 में भी 2 लोगों ने जान गंवाई थी। तो एक पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां से जो है धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकते, तिरंगा यात्रा नहीं निकल सकती। उसी के चलते जो है असुरक्षा की भावना एक बड़ी वजह है कि लगभग 600 से 800 परिवारों के पलायन की बात उठती रही है। आंदोलनकारी कहते रहे कि यहाँ जो है पलायन हो रहा है और इसकी एक प्रमाणित ये है कि वहां मकानों पर लगे हुए ताले और बिके हुए मकान इस बात की गवाही कहते हैं कि उस क्षेत्र में हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां अपनी असुरक्षा की भावना महसूस करता है।
और यही कारण है कि या तो मकान अपनी संपत्ति को बेच कर चला जाता है या फिर जो है ताले लगाकर कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाता है। इस सूरत में एक बार फिर से मालपुरा में ये मांग उठी है और मांग पूरे राजस्थान के लिए, देश के लिए ये है कि इस एक्ट को लागू किया जाना चाहिए जिससे दूसरा कोई मालपुरा नहीं बन पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर नागौर से मिल रही है, जहां मुंडवा में हॉस्टल छात्र की मौत में सनसनीखेज मामला सामने आया है। वागेश्वरी विद्या मंदिर हॉस्टल में फंदे पर लटका हुआ शव पाया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि स्कूल स्टाफ बिना पुलिस को सूचना दिए शव को अस्पताल ले गया। परिजनों का आरोप है सुसाइड नोट बदला गया है। अस्पताल के बाहर देर रात तक परिजनों का हंगामा देखने को मिला। कक्षा 12वीं साइंस का छात्र था मृतक रविंदर, जिसका नाम बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। सुसाइड नोट फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा। मान्यता रद्द और हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। एसडीएम ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया है। सरदार शहर नगर परिषद की ओर से रेको क्षेत्र में नवनिर्मित फायर स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने शहर में नगर परिषद की ओर से करवाए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। राजस्थान में शहरों का सरदार बन गया, यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें और हर वो सुविधाएं, कई पार्क और कई फुटपाथ, कई नाले और नालियां या विकास की कहानी कहते हैं। आज उसी का लोकार्पण में आए हैं। पूरे राजस्थान में हुए, परंतु सरदार सर में राजकुमार जी रणवा और राजकर्ण जी और मधुसूदन जी की, इन तीनों की जोड़ी ने जो काम किया है, आज उसका परिणाम है कि लोग चारों तरफ से प्रसन्नता और बधाई। बढ़ेंगे आगे, अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शिष्टाचार भेंट हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात। महत्वपूर्ण दायित्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राजस्थान में संगठन की मजबूती पर भी इस मुलाकात के दरमियान चर्चा हुई। जन कल्याणकारी कार्यों को गति देने पर विचार विमर्श किया गया। देखिए तस्वीरें भी मुलाकात के दरमियान की आपको दिखा दें। दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट इसको कहा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। हालांकि इस दरमियान जहां बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं, तो वहीं पर संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। राजस्थान में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। बढ़ेंगे आगे, अब खबर कोटा से है। कोटा पहुंचे डीजीपी राजीव कुमार शर्मा। कोटा रेंज की समीक्षा बैठक डीजीपी करेंगे। पुलिस लाइन में लाइब्रेरी का शुभारंभ किया जाएगा। पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों से भी रूबरू हुए। कोटा पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए तमाम जानकारी आपको दे दें, जहां पर कार्यक्रम की तैयारी की गई। कोटा में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी नजर आई। कोटा रेंज की समीक्षा बैठक भी डीजीपी करते हुए नजर आएंगे। पुलिस लाइन में लाइब्रेरी का शुभारंभ, तो वहीं पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। तो कोटा पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें। डीजीपी राजीव कुमार खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोटा रेंज की समीक्षा बैठक भी करेंगे। हालांकि पुलिस लाइन में तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें। उसके अलावा परिवारजनों से भी रूबरू हुए, यानी कि पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन जो वहां मौजूद थे, सबसे मुलाकात की। बढ़ेंगे आगे, अब खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर में 2 दिनों से सर्दी बढ़ने के साथ ही घने कोहरे के बीच स्वर्ण नगरी गायब सी होती नजर आ रही है। एकाएक बड़ी सर्दी बढ़ने से यहां पर गढ़सीसर सरोवर कोहरे में समाता हुआ नजर आया। कोहरे से गढ़सीसर का नजारा श्रीनगर के ढल झील जैसा दिख रहा है। तो वहीं पर सैलानियों ने मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। सैलानियों के साथ साथ फोटोज और रील्स बनाने वाली की भी यहां पर बाहर लग गई। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और उसके बीच पीले पत्थर से बनी कलात्मक हवेली सबका मन मोह रही है।
जैसलमेर, जिसका नाम आते ही कल्पना होती है रेगिस्तान की, बढ़ते तापमान की और पानी की कमी की, लेकिन जब गड़ीसर पर पहुंचते हैं तो लगता है कि इस रेगिस्तान में नकलिस्तान है। और सर्दी के मौसम में तो जैसलमेर कश्मीर से कम नहीं, डल झील जैसा मौसम। मैं तस्वीरें दिखा दूं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो मौसम है। चारों तरफ फॉग है, अभी तक जो है वो सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। और सनराइज पर गड़ीसर पहुंचने वाले पर्यटक अब इस फॉग का जो है वो लुफ्त उठा रहे हैं। अब कैसा मौसम है, किस तरह के जो है हालात बने हुए हैं? मौसम बहुत अच्छा है। अभी सवेरे सवेरे टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर धूप खुलेगी तो मौसम में टूरिस्ट आना अच्छा लगेगा। अभी कैसा मौसम है सुबह से? अभी मौसम बहुत सुहाना है, कश्मीर से ऐसा मौसम हो रखा है। कैसे लग रहा है गड़ीसर लेक? गड़ीसर अभी डल लेक की तरह लग रहा है यहाँ पे पूरा एकदम। देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये जैसलमेर। और इस जैसलमेर में पर्यटक जो है वो लुफ्त उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये नज़ारे देखिए सुबह सुबह। भैया किस तरह का मौसम है, कैसी नज़ारे तस्वीरें? भैया जोरदार एक्सीलेंट, मज़ा आ रहा है तो सुबह देख के। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया था 7 बजे। मैं सोचा कि सुबह का ये सनराइज लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो फॉग जमा हुआ है सुबह से। यहाँ से फोटोग्राफी किया हमने, काफ़ी अच्छा मज़ा आया। देखिए सनराइज का नज़ारा देखने आए थे, लेकिन एक और अलग नज़ारा। हर कोई ये कह रहा है कि रेगिस्तान में डल झील है, कैसा लग रहा है, क्या ऐसा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल डल झील के बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप छतरियाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसे फॉग भी बहुत अच्छा आ रखा है यहाँ पे। मतलब हम अजमेर से आए हैं, हमारा फुल पैसा वसूल है जैसलमेर में आने का। देखिए जैसलमेर आते ही एक अलग नज़ारा, धोरों की धरती पर ये कश्मीर सा प्रतीत होता, जो तस्वीरें लेने का क्रेज़। और इसके साथ साथ ये मेरे पीछे की सोनारदुर्ग की सुनहरी छतरियाँ आज किसी जो है वो आबू पर या किसी जो है वो ठंडे इलाके जैसे नज़ारे दे रही है। और सुबह से जो 5 बजे से फॉग शुरू हुआ है वो करीब 10 बजने को है और फॉग जो है वो लगातार जारी है और लोग इसमें तस्वीरों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीकांत।